वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर। तो हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर फिल्टर को कंप्लीट किया था और शंट कैपेसिटर फिल्टर जो इसका फर्स्ट पार्ट था, 4 तरीके के पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट कर चुके हैं, आपने लास्ट के लेक्चर्स में देखा होगा। ओके, तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन साथ में है उसको दबा दीजिएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, और कमेंट बॉक्स पर मुझे इस वीडियो से संबंधित सुझाव भी दीजिएगा। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सीरीज इंडक्टर फिल्टर। अब सीरीज के अंदर देखिए, नाम से स्पष्ट है, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर, यानी सीरीज के अंदर क्या लगाना, हमें कोयल लगानी है, प्रेरकत्व लगाना है। ओके, सेम पैटर्न रहेगा, सिर्फ हमने पहले वाले के अंदर क्या किया था, जिसके अंदर हमने कैपेसिटर लिया था, कैपेसिटर को क्या कहाँ लगाया था हमने, समांतर क्रम के अंदर, और यहाँ हम सीरीज के अंदर क्या लगा रहे हैं, कोयल लगा रहे हैं। ओके, तो बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपने चिंता नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, बेसिक बात, प्रूफ क्या करना है, यदि फिल्टर दिया गया हो और हमें फिल्टर के पार्ट्स कंप्लीट करने हो तो माइंड में एक बात सेट कर लेना कि मुझे आर चाहिए। आर का मतलब रिपल फैक्टर। ओके, तो हमें रिपल फैक्टर चाहिए, रिपल फैक्टर तक पहुंचना है स्टेप बाय स्टेप करके। अब देखिए, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, सबसे पहली बात हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ कौन कौन से स्टेप में करना है। सबसे पहले आपने क्या लिखनी है, इसकी बनावट लिखनी है, इसकी स्ट्रक्चर लिखनी है कि ये किस तरीके की हमारे पास बनावट प्राप्त होती है। सेकंड बात हम देखेंगे इसकी कार्यप्रणाली क्या है, इसकी ये कौन सी कार्यप्रणाली पर कार्य करता है। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे गणितीय जो हमारे पास रिलेशन आता है या मैथमेटिकल रिलेशन देखेंगे। ओके, तो ये 3 स्टेप के अंदर हम निकालेंगे। और हमारा जो टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है रिपल फैक्टर को कैलकुलेट करना। रिपल फैक्टर को कैलकुलेट करना हमारा ही टारगेट है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, बनावट कैसी है, आपने इस बनावट को देखना है। अब बनावट के अंदर आप क्या लिखेंगे, पहली बात, स्टेप फर्स्ट यहाँ कंप्लीट करा रहा हूँ आपको। बनावट के अंदर आपकी जो एग्ज़ाम दोगे जिसके अंदर, उसके अंदर आपने बिल्कुल पैटर्न वाइज लिखना है। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ देखिए बनावट क्या है। सबसे पहले मेरे पास क्या है, बनावट के अंदर एक रेक्टिफायर है जिसके अंदर मेरे पास कोयल लगी है। कोयल एल प्रेरकत्व है, RL मेरा लोड प्रतिरोध है। ओके, और D1 D2 क्या है, यहाँ पर डायोड है। और यहाँ पर जो आउटपुट के अंदर है, यानी इस परिपथ के अंदर मेरे पास क्या होगा, इस परिपथ जो होगा वो AC व DC का कॉम्बिनेशन होगा, मिश्रण होगा। AC और DC का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। अब AC व DC का जो कॉम्बिनेशन है, ओके, जब क्या होता है, जब प्रेरक में कुंडली में L धारा प्रवाहित होती है, L प्रवाहित होती है। अब देखिए, अब आपको 2 बातें बता रहा हूं, DC के लिए और AC के लिए। अब ये जो मान है वह L के लिए है, यानी प्रेरकत्व कुंडली के लिए। अब कुंडली के लिए DC जो होगा वो यहाँ XL कितना होगा, 0। XL कितना होगा, यानी DC के लिए मेरे पास लोड प्रतिरोध यानी XL की वैल्यू कितनी होगी, 0 फॉर DC। और यहाँ पर यदि AC की बात करूँ तो ये ओमेगा L होगा। कितना होगा, ये हमारे पास होगा ओमेगा, या अपन ये कह दें कि XL की वैल्यू जो होगी वो ओमेगा होगी फॉर AC सर्किट के लिए। यानी जब AC धारा बहेगी तब ये प्रेरक कुंडली ओमेगा की तरह वर्किंग करेगा। तो अपनी इंपॉर्टेंट बातें आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ये आपने बातों को लिखना भी है उसके अंदर। अब कार्यप्रणाली के अंदर आपने ये सारी बातें लिख दी कि मेरे पास इस तरीके का वर्किंग होती है। ओके, अब देखिए, अब जो प्रेरक कुंडली के अंदर है, ये धारा को क्या करती है, संग्रहित करती है, इकट्ठा करती है, और ये धारा को क्या करती है, जाने नहीं देती। कहने का मतलब, अब कोई भी धारा आएगी उसको आगे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। ओके, अब सेकंड बात देखिए, अब सेकंड बात कीजिए, और हमें जो लोड धारा है वो लोड प्रतिरोध में क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। लोड प्रतिरोध धारा में क्या हो जाती है, हमें प्राप्त होती है। ओके, और जिसका जो उर्मिका गुणांक है, जिसका रिपल फैक्टर है, हमें कैलकुलेट करना होता है। हम रिपल फैक्टर की वजह से देखेंगे, जिसका रिपल फैक्टर कम होगा, जिसका रिपल फैक्टर सुटेबल होगा, वही हमें ज़्यादा आउटपुट देगा।
ओके, तो ये आपने सारी कार्यप्रणाली के अंदर। अब हम चलते हैं मैथमेटिकल रिलेशन के ऊपर। मैथमेटिकल रिलेशन क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट है मैथमेटिकल रिलेशन, गणितीय विश्लेषण। अब यहां देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूं। अब यहां पर ई आई है, ये ई नोट है, और यहां ई मैक्सिमम कह दें या ई डी सी कह दें। अब ग्राफ की वैल्यू जो है वो इस तरीके से है, देखिए आप, ये मेरे पास एक रिप्रेजेंट ग्राफ प्राप्त होता है, और यहाँ पर ये डीसी सोर्सेज है, ये ई डीसी सोर्सेज है। यानी कहने का मतलब मेरे पास जो वैल्यू आएगी, जो इसकी वैल्यूज आएगी, वो हमारे पास किसके रूप में होगी? फुल वेव रेक्टिफायर की होगी। जो हमारे पास वेव्स आएंगी वो फुल वेव आएगी, परंतु जो डीसी होगा वो क्या होगा? कम होगा और बढ़ेगा। डीसी वैल्यू होगी वो या तो कम होगी और या बढ़ेगी, यानी अप डाउन की स्थिति में चलेगा। अब हम बात करें मैथमेटिकल रिलेशन के रूप में, आपने इस फिगर को बनाना है मैथमेटिकल रिलेशन में, और हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब देखिए, जब दृष्टकारी, जब रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर जब डीसी कुंडली में लोड प्रतिरोध प्राप्त होता है, लोड प्रतिरोध प्राप्त होता है, तो वह क्या करती है? जो प्रेरक तो कुंडली है, जो हमारी जो एल वाला सर्किट है, यह है मैग्नेटिक फील्ड का वर्क करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? मैग्नेटिक फील्ड का कार्य करने लग, यानी मैग्नेटिक क्षेत्र का कार्य करने लग जाता है। मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, या अपन ये लिख सकते हैं इसको। और इस मैग्नेटिक क्षेत्र से, इस मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से क्या होगा? कुंडली में आरएल जो धारा होगी, आरएल जो धारा है वो कम होना शुरू हो जाती है, उसकी डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाता है। जैसे आरएल में कम शुरू होगा, आरएल में लोड प्रतिरोध कम शुरू होगा, वह अपनी ऊर्जा खत्म कर देगी, वह ऊर्जा खो देगी, और विद्युत वाहक बल, यानी विद्युत वाहक बल जो हुए वो क्या होने लग जाएगा? उत्पन्न होने लग जाएगा। ओके, सिंपल सी कहानी है कि यदि हम कोयल की वर्किंग करें, कोयल का कार्य क्या है? कोयल का कार्य है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो हमारे पास आरएल प्रतिरोध के अंदर धारा कम होनी शुरू हो जाएगी, और कम होते ही विद्युत भाग बल जो है और जो इलेक्ट्रो फोर्स है वो ज़्यादा होने लग जाएगा, और आरएल पर हमें क्या होगी? आरएल पर हमें एक कांस्टेंट, यानी जिसे हम कहें नियत वोल्टेज प्राप्त होगा। और हम यही चाहते हैं कि आरएल पर नियत वोल्टेज रहे, जिसके कारण रिपल फैक्टर भी रहे कांस्टेंट। ओके, तो यहां देखिए, अब यहां एक रिलेशन है जो आपको याद भी रखना है, और आपको इस रिलेशन को बना सकते हैं, इस रिलेशन को बना सकते हैं कि टी समय पर, अब टी समय पर जो आउटपुट होगी, आउटपुट की जो इक्वेशन है, टी समय पर आउटपुट की इक्वेशन है, यानी E इजिकल टू यहाँ पर 2em/π, ये हमने पढ़ चुके हैं। कहाँ से? इस सर्किट रेक्टिफायर की सहायता से हमारे पास जो पहला आउटपुट आता है वही आता है। सेकंड, अब 2 × 2 em/π, em/ यहाँ 2/3 आएगा, Tm/ यहाँ 1, यहाँ 3, ओके, और यहाँ कोस ओमेगा टी, यानी कोस 2ωt। ओके, तो एक तरह की एक सीरीज बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगी? एक तरह की एक सीरीज बनेगी, यानी 2 × 2 em/15π कोस 4ωt। ओके, तो डैश एक तरह की हमारे पास सीरीज प्राप्त होती है। ओके, और ये सीरीज कहाँ से ली है? बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंट से, बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंट से। ओके, तो ये हमारे पास एक सीरीज आती है, आप इसको याद भी रख सकते हैं, और आप इस आइडिया लगा सकते हैं, ये मेरे पास EC है, ये DC, ये AC, फिर ये DC और ये AC। ओके, तो यहाँ देखिए आप, और यहाँ पर EDC क्या होगा? E2m/π, और EAC क्या होगा? EAC होगा 4em/3π cos 2ωt। ओके, क्या होगा? E cos ωt। अब यहाँ देखिए माइनस का है, तो ये माइनस का हमें लेना। ये क्या होगा? EAC और EDC की हमारे पास वैल्यूज प्राप्त हुई।
अब देखिए, अब प्रेरक कुंडली के कारण, इंडक्टर के कारण, प्रेरक कुंडली L यानी इंडक्टर के कारण प्रवाहित धारा, इंडक्टर के कारण जो धारा बही है उसको हम लिखेंगे इंडक्टर के कारण प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो इंडक्टर के कारण प्रवाहित धारा का मान, यानी मैं कहना चाहता हूं कि I डैश AC किसके कारण आया है, इंडक्टर के कारण। तो I डैश AC क्या होगा, I डैश AC को कैलकुलेट करने के लिए EAC अपॉन XL, XL क्या है, यहां पर प्रेरक कुंडली में होने वाली धारा। तो EAC क्या है हमारे पास, माइनस का 4 EM 3 पाई cos 2 ओमेगा टी अपॉन के अंदर कितना है XL, और चूंकि हमने XL की वैल्यू कितनी है ओमेगा, XL की वैल्यू कितनी ओमेगा, और यहां पर यदि प्रेरक कुंडली में प्रवाहित धारा है तो XL का मान आएगा 2 ओमेगा, ओके 2 ओमेगा L, ओके। तो यहां पर 2 ओमेगा L जो किसके कारण आया है, प्रेरक कुंडली के कारण आया है, ओके। तो यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, IAC माइनस का 4 EM cos 2 ओमेगा टी अपॉन 3 ओमेगा, और यहाँ पर ये 4/3 जो है वो आप एज इट इज़ बड़े रहने देना इसको, ओके। तो यहाँ आप ये लिख सकते हैं 3 × 2 ओमेगा L, और यहाँ से 2 वैल्यू कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 EM cos ओमेगा 2 ओमेगा टी अपॉन के अंदर 3 ओमेगा L, और ये क्या आ गई, I डैश की वैल्यू आ गई, ओके। I डैश AC की क्या आ गई हमारे पास, वैल्यू आ गई, ओके। अब देखिए हम वर्किंग किसकी कर रहे हैं, इंडक्टर की, हमने क्या कोयल की कर रहे हैं। तो कोयल में पहला हमने फैक्टर निकाला कि पहले के अंदर प्रवाहित धारा हमने निकाल ली। अब ये क्यों निकाल रहे हैं, हम निकालेंगे किसके लिए, हमें रिपल फैक्टर चाहिए। हमें रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हमें चाहिए E डैश RMS, क्या चाहिए, E डैश RMS, RMS का मतलब जो हमारे पास वोल्टेज आएगी वो रूट मीन स्क्वायर में चाहिए। तो हमें फॉर्मूले को टारगेट करना है, हमें R की वैल्यू हमारे पास है E डैश RMS अपॉन EDC, EDC तो हमारे पास है, परंतु E डैश RMS की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा, ओके। तो E डैश के लिए पहले I निकालेंगे, I से हम क्या निकाल देंगे, E निकाल देंगे, ओके। तो यहां तक हमने क्या निकाली, इसकी धारा को कैलकुलेट किया, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहां तक के मान का, ओके। तो यहां देखिए अब हम निकालेंगे I डैश RMS, IAC निकल गया, I डैश RMS निकालेंगे। तो निकालिए आप I डैश RMS। बस हमें अपने टारगेट की ओर मूव करना है। हमारा टारगेट क्या है, रिपल फैक्टर कैलकुलेट करना। तो क्या निकालेंगे, यहाँ देखिए I डैश RMS निकालना है, तो क्या होगा I डैश AC की स्क्वायर, ओके। तो यहाँ I डैश RMS रूट के अंदर वैल्यू रखिए, सारी की सारी वैल्यू रखनी है आपने, 2/3 ओमेगा L EM यहाँ cos 2 ओमेगा टी अपॉन यहाँ स्क्वायर आ जाएगी, ओके। ये सारी वैल्यू की क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी, और ये सारा फैक्टर बाहर आ जाएगा, 2 EM 3 ओमेगा L बाहर रूट के अंदर। अब cos ओमेगा टी इसकी स्क्वायर करनी है, तो यहाँ पर 1/t 0 से t क्या आ जाएगा, cos 2 ओमेगा टी dt, ओके। और ये क्या आ गया मेरे पास, I डैश RMS, क्या आ गया, I डैश RMS की मेरे पास आ गई वैल्यू, ओके। अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, चूंकि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0 से t 1/t cos 2 ओमेगा टी। हम मैथमेटिकल रिलेशन के अंदर पढ़ चुके हैं, आपने इस रिलेशन को पढ़ा होगा। इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है उसका मान होता है 1/√2, क्या होता है, 1/√2। आप कैलकुलेट करेंगे तो भी कितना आएगा, 1/√2 आएगा, और आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो भी कितना आएगा, 1/√2। तो यहाँ पर 3 ओमेगा L इंटू 1/√2, ओके। कितना आया, 1/√2। तो यहाँ एक पाई रह गया हमारा लिखने वाला, क्योंकि यहाँ पाई था इसके अंदर, तो पाई लिख दीजिए आप, यहाँ इसके साथ पाई भी आएगा, ओके। तो ये आ गया इसके पास पाई। अब ये किसकी वैल्यू बनी, I डैश RMS की, किसकी वैल्यू बनी, I डैश RMS की। अब हमें चाहिए क्या, हमें वैल्यू चाहिए E डैश RMS चाहिए।
हमें चाहिए किसकी वैल्यू चाहिए, देखिए हमें चाहिए ई डैश आर एम एस। तो ई डैश आर एम एस क्या होगा, ई डैश आर एम एस इंटू आर एल। ओके, तो 2 इंटू ई एम, यहाँ 3 पाई ओमेगा एल इंटू 1/√2 इंटू आर एल। आर एल कितना है मेरे पास, ओमेगा एल। आर एल कितना है, ओमेगा एल, या आप आर एल की आर एल, तो आर एल एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ 2 ई एम आर एल, यहाँ 3 पाई यानी 3√2 पाई ओमेगा एल, और ये किसकी वैल्यू आ गई, ई डैश आर एम एस की। अब हम टारगेट की ओर मूव कर रहे हैं, टारगेट की ओर मूव कर रहे हैं। तो आर का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, आर का फॉर्मूला यहाँ ई डी सी लिख लीजिए पहले। ई डी सी कितना था, ई डी सी की वैल्यू 2 पाई यानी 2 ई एम अपॉन पाई बॉक्स के अंदर। अब देखिए, अब टारगेट की ओर मूव कर रहे हैं, आपने कहीं ध्यान नहीं देना है, बस इस टारगेट को मूव करना है। आर रिपल फैक्टर कैलकुलेट करना है। क्या करना है, रिपल फैक्टर। क्या होता है फॉर्मूला आर का, ई डैश आर एम एस अपॉन ई डी सी। ओके, ई डैश आर एम एस की वैल्यू कितनी है, 2 ई एम आर एल अपॉन के अंदर कितना है, 3√2 पाई ओमेगा एल अपॉन के अंदर ई डी सी की वैल्यू कितनी है, 2 ई एम अपॉन पाई। ओके, तो कीजिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, 2 ई एम आर एल 3/√2, बड़े ध्यान से करना आपने, ओमेगा एल यहाँ पाई 2 ई एम, 2 से 2 कैंसल, ई एम से ई एम कैंसल, पाई से पाई कैंसल, मेरे पास क्या बचा, आर एल 3/√2 ओमेगा एल, और ये किसकी वैल्यू है, रिपल फैक्टर की वैल्यू है। ओके, किसकी वैल्यू है, रिपल फैक्टर की वैल्यू है। तो यहाँ देखिए, अब इस रिलेशन को हटाऊंगा, 3/2 0.236 आर एल अपॉन ओमेगा एल। ओके, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। दैट्स प्रूव लास्ट रिलेशन हमारे पास ये यहाँ तक प्राप्त हुआ, यानी रिपल फैक्टर की वैल्यू यदि हम आर एल का मानक दें और ओमेगा एल का मानक दें तो रिपल फैक्टर कैलकुलेट कर हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार कर सकते हैं जिसका क्या हो, जिसका उर्मी का गुना कम हो और ज़्यादा सुटेबल हमें एनर्जी दे, इसलिए फिल्टर का उपयोग किया गया। ओके, तो ये बड़ा ही सिंपल था, बड़ा ही सिंपल था। हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर इसकी वर्किंग देखी, फिर हमने बनावट को देखा, इसकी किस तरीके की कार्य प्रणाली है। यदि वह एसी सोर्स पर कार्य करेगा तो एक्सएल कितना होगा, 0, और यदि डीसी पर कार्य करेगा तो 0, और एसी पर कार्य करेगा तो क्या होगा, ओमेगा। क्यों होगा, क्योंकि एसी पर डीसी पर कार्य करेगा तो कोयल से वो क्या करेगा, संग्रहित करेगा धारा को, और आरएल पर क्या करेगा, ये धारा को फेंकेगा। ओके, अब मैथमेटिकल रिलेशन के अंदर हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट बताया कि मेरे पास ये वेव फंक्शन है, जो डीसी जो है वो हमारे पास अप डाउन के रूप में प्राप्त होती है। अब अपने मैथमेटिकल रिलेशन के अंदर 3 बातें लिखी थी। क्या लिखी थी 3 बातें, यदि हम धारा जो प्रेरक कुंडली है उसको लगा दिया जाए तो एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होते ही आरएल का जो मान होगा वो कम हो जाएगा, और आरएल का मान कम होते ही एक ऐसी स्थिति बनेगी जिसके कारण आरएल एक कांस्टेंट रूप में पैदा होगा। ओके, और फिर हमने आउटपुट की एक समीकरण लिखी थी जो आपको कहा था कि लर्न करनी है या आप इसे बना सकते हैं। क्या थी, 2em अपॉन पाई माइनस का 4em अपॉन 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी, माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का। कहने का मतलब पहले डीसी फिर एसी फिर डीसी और फिर एसी, ऐसी चलती रहेगी सीरीज। फिर हमें कैलकुलेट क्या करना था, रिपल फैक्टर, और रिपल फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए ईडीसी, और क्या चाहिए, ई डैश आर एम एस। और ई डैश आर एम एस कहाँ से आएगा, यदि हम आई एस क्या निकालेंगे, आई डैश आर एम एस। ओके, आई डैश आर एम एस कहाँ से आएगा, देखिए आई डैश आर एम एस कहाँ से आया, कहाँ से आया, आई ए सी से, और आई ए सी क्या आएगी हमारे पास, आई ए सी कहाँ से आएगी, आई ई आर एम एस अपॉन एक्सएल से आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हमने स्टेप को नहीं तोड़ना है, आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहिएगा, आपका आंसर पहुंच जाएगा। जहां हमने टारगेट फिक्स किया है हम वहां टारगेट तक पहुंच पाएंगे और हमारा ये फिल्टर तैयार हो जाएगा। हम जनरली इसको लेबोरेटरीज के अंदर भी पढ़ते हैं, आप एमएससी के अंदर जाओगे तो इसको बड़े ही प्रैक्टिकल से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बड़ा ही सिंपल था, मुश्किल नहीं है। ओके, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल के अंदर आप शेयर कीजिएगा।
चैनल पर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पूरी वीडियो देखने के बाद आपने सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा और बेल आइकन है साथ के अंदर, उसको भी दबा दीजिएगा। ओके, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करें और अपने स्टडी मटेरियल को वहाँ से प्राप्त कीजिएगा। हमें मेल भी कीजिएगा, आप जो मुझे पर्सनली स्टडी मटेरियल चाहना चाहते हैं मेल कीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा। आपकी सेवा के लिए इस लॉकडाउन के माध्यम से हम आप तक लेक्चर्स पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, घर से निकलते समय मास्क का अवश्य लगाएं। और इसी के साथ आज के लेक्चर को मैं विराम देता हूं। थैंक यू।